हेलो दोस्तों, टारगेट भी सरकारी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज का टारगेट है हमारा कि आप लोगों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा और हम आपको लोगों को नए वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जो कि आपके टेट सी टेट में बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, बालक का विकास प्रारंभ होता है। जो बालक होते हैं इनका विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? जन्म से होता है, जन्म से पूर्व से होता है, या गर्भावस्था से होता है, या गर्भावस्था से पूर्व से होता है। तो इसका प्रश्न नंबर पहले का ये बिल्कुल तीसरा सही है, यानी गर्भावस्था से। जैसे आपको हम बता दें एक कहानी कि जब अभिमन्यु की माता जब अभिमन्यु अपने माता के पेट में थे तब अर्जुन कहानी सुना रहे थे और तभी से वो यानी कहानी सुन रही थी। कहानी सुनते जब तक यानी चक्र की रचना अर्जुन सिखाते रहे, 6 द्वार तक उन्होंने बता दिए और जब एक द्वार रह गया तब अभिमन्यु की माता सो गई थी। इसी कारण वहाँ पे कौरवों ने उन्हें कुरुक्षेत्र में चक्र रचना में यानी आखिरी चरण भूल गए, जिसके कारण वो वहाँ पे मारे गए, नहीं निकल पाए। इसीलिए यही से समझ लीजिए, इसी उदाहरण से आपको पता चलता है कि बालक का जो विकास है वो गर्भ से शुरुआत हो जाता है, समझना शुरू कर देता है बच्चा। तो प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल तीसरा सही है, गर्भावस्था से। प्रश्न नंबर 2, बाल विकास का अर्थ क्या होता है? तो नंबर 1, व्यवहार में परिवर्तन। नंबर 2, बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन। नंबर 3, बालक का गुणात्मक विकास। नंबर 4, व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो प्रश्न नंबर 2 का यानी बिल्कुल दूसरा सही है इसका, यानी बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, इसका दूसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? जो बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो नंबर 1, विज्ञानमयी। नंबर 2, अप्राकृतिक। नंबर 3, अनिश्चित। नंबर 4, अवैज्ञानिक। तो बाल विकास की प्रकृति वो विज्ञानमयी मानी जाती है। तो इसका प्रश्न नंबर 3 का पहला सही है, बिल्कुल पहला सही है प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? तो फ्राइड को। नंबर 2, ड्रेबर को। नंबर 3, स्टेनले हॉल को। नंबर 4, डार्विन को। तो इसमें बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल को माना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, किशोरावस्था का आरंभ होता है। किशोरावस्था का आरंभ होता है तो किससे होता है? तो नंबर 1, 10 वर्ष से। नंबर 2, 12 वर्ष की आयु से। नंबर 3, 6 वर्ष की आयु से। नंबर 4, 8 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था का आरंभ होता है वो दोस्तों 12 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है और ये 18 वर्ष तक रहता है। 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6, बाल विकास का संपन्न होता है किससे होता है? बाल्यावस्था से, शिशुआवस्था से, या जीवन पर्यंत चलता रहता है, या किशोरावस्था से। तो प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल तीसरा सही है इसका, यानी ये जीवन पर्यंत बाल विकास चलता रहता है, संपन्न रहता है। ये बिल्कुल तीसरा इसका सही है, यानी बाल विकास संपन्न होता है तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। प्रश्न नंबर 7, बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है?
तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। इसका राइट से बिल्कुल चौथे का बिल्कुल राइट आंसर है। 3 भागों में से प्रश्न नंबर 7 का चौथा सही इसका है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। बाल विकास अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 8, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, नंबर 3 खेलकूद का मैदान, नंबर 4 सुंदर विद्यालय। तो इसका जो विद्यालय को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है वो खेल का मैदान है। इससे बच्चा ख्याल में पड़ जाता है और बालक का विकास नहीं हो पाता है और वो शिक्षा ग्रहण करने में भी असमर्थ हो जाता है, क्योंकि खेल कूद के में पढ़ के बच्चा वो उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पे खेल का मैदान दिया हुआ है, यानी ये सर्वाधिक प्रभावित करने वाला। प्रश्न नंबर 9, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम उत्पत्ति क्या है? विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या है? तो व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, नंबर 4 अन्वेषण विधि। तो इसका प्रश्न नंबर 9 का यानी ये अन्वेषण जो विधि है ये बिल्कुल उत्तम विधि कही जाती है, और ये बाकी ये सभी ये गलत हैं, क्योंकि इसमें अन्वेषण क्रिया के अंतर्गत किसी चीज़ का अनुभव किया जाता है। तो इसका यानी प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल चौथा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 10 का यानी युंग को, फ्राइड को, गैसेल को और एडलर को। तो इसमें यानी प्रश्न नंबर 10 यानी फ्राइड जो होते हैं, फ्राइड हैं, इन्हें मनोविश्लेषण का हम जनक मानते हैं। जो फ्राइड हैं इन्हें हम मनोविश्लेषण का, फ्राइड हैं जो फ्राइड को हम मनोविश्लेषण का हम जनक मानते हैं। प्रश्न नंबर 11, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो 1 फ्राइड को, ब्रूनर को, नंबर 3 जीन पियाजे को, नंबर 4 केली को। प्रश्न नंबर 11 का यानी विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल तीसरा सही है इसका, यानी पियाजे, जो जीन पियाजे हैं उनको विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बिल्कुल इसका तीसरा आंसर सही है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नंबर 1 बाल अभिप्रेरणा से, नंबर 2 बाल मनोविज्ञान, नंबर 3 बाल संवेग, नंबर 4 बाल प्रयोग। तो पहले बाल विकास को हम बाल मनोविज्ञान के नाम से हम जानते थे। तो इसका प्रश्न नंबर 12 का दूसरा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, यानी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो नंबर 1 7 वर्ष तक, नंबर 2 12 वर्ष तक, नंबर 3 10 वर्ष तक, नंबर 3 12 वर्ष तक, नंबर 4 14 वर्ष तक। यानी बालक का तार्किकता का अभाव जो होता है वो 7 वर्ष तक होता है। बालक का जो अभाव पाया जाता है वो 7 वर्ष तक पाया जाता है। इसका यानी 13 का पहला बिल्कुल सही है, 7 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 14, खिलौने की आयु कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को,
शैशवावस्था को या इनमें से कोई नहीं। तो खिलौने की आयु जो कहा जाता है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि जो बचपन में बालक जो खेलता है तो खिलौने से ही खेलता है और किसी चीज़ से तो नहीं खेलता है, तो इसीलिए खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। सोच लो, अगर क्वेश्चन में यूपीटीटी में पूछा जाए तो इसी प्रकार से उसका लगाना है पूर्व बाल्यावस्था को। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बालक का, प्रशासक का, नंबर 3 अध्यापक का, नंबर 4 अभिभावक का। तो प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल पहला सही है इसका, यानी बालक का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान है तो बालक का मुख्य स्थान इसका है। तो प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल राइट आंसर यानी पहला सही है इसका। प्रश्न नंबर 16, शैशवावस्था में शिशु होता है तो क्या होता है शिशु? नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आत्म केंद्रित, नंबर 4 संवेगात्मक दृष्टि से, नंबर 4 संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर। तो शैशवावस्था में शिशु होता है वो एक आत्म केंद्रित होता है, ये इसका दूसरा सही है बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि शैशवावस्था में अपनी आत्मा पर निर्भर करता है वो, क्योंकि जो बच्चा होता है छोटा होता है, जो पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद में जब बढ़ता है तो उसी को हम शैशवावस्था कहते हैं। तो इसका यानी राइट आंसर शैशवावस्था 16 का कि दूसरा सही है आत्म केंद्रित। प्रश्न नंबर 17, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो प्रश्न नंबर 17, तो जिज्ञासा, खिलौने में रुचि, नवीन पद्धतियाँ और उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 17 यानी खिलौनों में भी रुचि होती है, जिज्ञासा भी होती है, पूर्व बाल्यावस्था में नवीन पद्धतियाँ भी आती हैं, नए नए विचार भी आते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 17 का चौथा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14 का 17वां बिल्कुल सही है, ये 17 का चौथा बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाई जाती है। शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो 5 से 12 वर्ष की जो आयु कहलाई जाती है वो बाल्यावस्था होती है हमारी क्योंकि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी जाती है, और 12 से और 18 तक यानी किशोरावस्था मानी जाती है, और 1 से 5 तक वो शैशवावस्था मानी जाती है, और गर्भ में जो होता है बच्चा उसे हम भ्रूणावस्था मानते हैं। तो इसका 18वें का तीसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 19, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसे माना जाता है? अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो नंबर 1 पेस्टालोजी को, नंबर 2 हर्बर्ट स्पेंसर को, रायबर्न को, नंबर 3 आर्मस्ट्रांग को। तो इसका यानी चौथा बिल्कुल सही है इसका। अन्वेषण विधि का जो प्रतिपादक माना जाता है वो आर्मस्ट्रांग होते हैं, उन्हें अन्वेषण विधि का प्रतिपादक माना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका है, यानी चौथा 19 का चौथा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जीन को, मैकप्रो को और फ्राइड को, इरिक्सन को। तो इसको हम जो इरिक्सन हैं इन्हें हम बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक मानते हैं। तो इसका चौथा बिल्कुल इसका भी सही है, बिल्कुल चौथा आंसर। प्रश्न नंबर 20 का ये चौथा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो हम संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो हम प्रवर्तक मानते हैं तो इरिक्सन को हम मानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 21, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो क्रो एंड क्रो को, नंबर 2 वुडवर्थ को, नंबर 3 फ्रोवेल को, नंबर 4 किलपैट्रिक को। तो इसमें हम जो किलपैट्रिक हैं, किलपैट्रिक को हम प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक मानते हैं, और मनोविज्ञान के अनुसार इन्हें प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक माना जाता है किलपैट्रिक को। तो इसका 21 का बिल्कुल चौथा क्वेश्चन सही है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? समूह में रहने वाली ये व्यवस्था, नंबर 2
अनुकरण की करने की व्यवस्था, नंबर 3 प्रश्न करने की अवस्था, नंबर 4 खेलने की अवस्था। तो प्रश्न नंबर 22 का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न करने की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं मानी जाती है इसका, यानी प्रश्न नंबर 22 का तीसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सी? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की और माता पिता की। तो प्रश्न नंबर 23 का बिल्कुल राइट आंसर है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो ये इसका चौथा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23 का चौथा बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर, क्योंकि माता पिता पूर्व बाल्यावस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 24, काल बाहरूस ने बाल्यावस्था को माना है, क्या माना? समस्यात्मक हल काल, नंबर 2 अनोखा काल, नंबर 3 मिथ्या परिपक्वता का काल, नंबर 4 जिज्ञासा काल। तो काल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है तो अनोखा काल ये माना है, तो इसका 24 का दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। काल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा ही काल माना है। और हम आगे प्रश्न नंबर 25 में मिथ्या परिपक्वता की काल की हम बात करेंगे। तो देखो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा था? रास ने कहा था, कार्ल बारूस ने कहा था, एना फ्राइड ने कहा था और क्रो ने कहा था। तो प्रश्न नंबर 25 का यानी पहला सही इसका है, यानी रास ने कहा था, क्योंकि कार्ल बारूस ने इनका संकेत दिया था। तो इन्हें बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल रास ही ने कहा था। बिल्कुल ये पहला सही है 25 का। अब हम प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अभ्यासन, ध्यान लगाना, प्रतिज्ञा या प्रसिमरण। तो इसका प्रश्न नंबर 26 का यानी चौथा सही है बिल्कुल इसका, कि प्रसिमरण करना। इसका प्रश्न नंबर 26 का बिल्कुल राइट आंसर इसका चौथा सही है। प्रश्न नंबर 27 सुनिएगा। प्रश्न नंबर 27, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है किसका? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक का, इन सभी का। तो इसमें इनमें से बिल्कुल तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 27 का चौथा बिल्कुल सही है, यानी शारीरिक विकास का भी होता है, मानसिक विकास का भी और संवेगात्मक, ये तीनों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 का चौथा बिल्कुल सही, इन सभी का किया जाता है अध्ययन। अब प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। शैशवावस्था की अवधि होती है तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है, 10 से 15 वर्ष तक होती है और 16 से 25 वर्ष तक होती है, गर्भ से जन्म तक होती है। तो शैशवावस्था की जो अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी बता चुके थे कि शैशवावस्था की जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानी जाती है। इसका राइट आंसर है पहला है, नहीं 28 का। प्रश्न नंबर 29 को देखिएगा। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो नंबर 1 किशोरावस्था में, नंबर 2 बाल्यावस्था में, नंबर 3 शैशवावस्था में, नंबर 4 ये सभी। तो क्या होती है? तो बाल्यावस्था में आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, जिससे माता पिता का हाथ रहता है। उसके बाद में फिर बालक स्कूल में जाता है तो उसमें अध्यापक की आत्म प्रेम बढ़ता है, जिससे बालक में विकास होता है। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा। प्रश्न नंबर 30, शैशवावस्था में प्रबल होती है तो क्या होती है? ईर्ष्या नहीं। प्रश्न नंबर 30 का पहला अपराध, ईर्ष्या, जिज्ञासा और चिंतन। तो इसमें जो शैशवावस्था में जो प्रबल होती है वो जिज्ञासा होती है, क्योंकि एक बालक होता है वो किसी न किसी चीज़ का
अध्ययन करता रहता है और प्रयास करता रहता है जल्दी से जल्दी सीखने की। जैसे मान के चलिएगा एक बच्चा शिशुवावस्था में अगर पैदा होता है तो मान के चलिएगा वो पहले वो धीरे धीरे यानी बैठना सीखता है, उसके बाद में पापा पापा मम्मी मम्मी कहता है, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे ज़मीन में सिकलना सीखता है, सिकलते सिकलते फिर धीरे धीरे चलने लगता है, चलने के बाद में उसके बाद में वो फिर पूरी तरीक़ा से बोलने लगता है। तो ऐसे इसका विकास होने लगता है, शिशुवावस्था का ऐसे ही विकास होता जाता है। प्रश्न नंबर 31, जन्म के समय बालक में हड्डियां होती हैं तो 450, 370, 320 और 390। तो प्रश्न नंबर 31 का बिल्कुल ये दूसरा सही है, 370। जन्म के समय जो मनोविज्ञान में 317 ही मानी जाती हैं जन्म के समय हड्डियाँ। वैसे तो शायद 407 होती हैं हड्डियाँ, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार 317 यानी जन्म के समय बालक में हड्डियाँ मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 32, शिशुवावस्था की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भर होना और नैतिकता का दोष। तो इसका प्रश्न नंबर 32 का जो नैतिकता का दोष होता है ये बिल्कुल इसका सही है। चौथा नैतिकता का दोष है, ये शिशुवावस्था की विशेषता नहीं है और सभी ये शारीरिक विकास में तीव्रता और मानसिक विकास में तीव्रता और दूसरे पर निर्भर होना, ये बिल्कुल शिशुवावस्था की विशेषता है, लेकिन ये नैतिकता का दोष बिल्कुल नहीं है। प्रश्न नंबर 33, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है सदाचार शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण और नंबर चौथा है ये सभी। तो सदाचार, नैतिक शिक्षण और आदर्श ये तीनों बिल्कुल सही, तीनों इसे बालक किशोरों के लिए समुचित विकास के लिए आवश्यक हैं। तो इसका चौथा बिल्कुल सही है, ये सभी चौथा बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक में सदाचार का भी शिक्षण होता है, नैतिक शिक्षण भी अध्ययन करता है, आदर्श भी बालक बनता है, इसीलिए किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। तो ये तीनों आवश्यक हैं। तो प्रश्न नंबर 33 का यानी चौथा सही है, बिल्कुल राइट आंसर। यानी किशोरावस्था का आरंभ होता है तो कब होता है? 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में और 16 वर्ष की आयु में। तो वैसे तो माना जाए मनोविज्ञान के अनुसार तो किशोरावस्था की अवस्था मानी जाती है वो 12 वर्ष आयु से मानी जाती है, लेकिन इसमें 13 दिया है, 12 नहीं दिया है, तो इसका तीसरा सही है, 13 वर्ष से ही मानी जाती है। बिल्कुल राइट आंसर इसका 34 का यानी तीसरा सही है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 35, विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध जो होता है वो किससे होता है? गुणात्मकता से, आयु में वृद्धि से या लंबाई में वृद्धि से, भार में वृद्धि से। तो विकास का जो संबंध होता है तो इसका यानी पहला बिल्कुल सही है, गुणात्मकता से यानी विकास का संबंध होता है। प्रश्न नंबर 35 का यानी पहला सही, गुणात्मकता से संबंध होता है, विकास का संबंध होता है, बिल्कुल राइट आंसर है 35 का पहला। प्रश्न नंबर 36 की ओर हम चलते हैं, देखिएगा। प्रश्न नंबर 36, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो यहाँ परिभाषा किसने दी थी? तो जिन्सबर्ग ने दी थी, बोडवर्थ में मार्किन्स ने दी थी, रूट बेनेडिक्ट ने दी थी या एना स्ट्रिंज ने दी थी। तो प्रश्न नंबर 36 का यानी जो रूथ बेनेडिक्ट से थे उन्होंने माता पिता संतान प्राप्त होने के गुणों का नाम यानी ये परिभाषा दी थी इन्होंने। इसका यानी प्रश्न नंबर 36 का बिल्कुल तीसरा सही है, रूथ बेनेडिक्ट। अब प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है तो क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है तो वातावरण, वंशानुक्रम या वंशानुक्रम एवं वातावरण या कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 37 का यानी तीसरा बिल्कुल सही है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास होता है तो इसके लिए वंशानुक्रम और वातावरण यानी दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका बिल्कुल यानी तीसरा सही है 37 का, बिल्कुल राइट आंसर है
तीसरा 37 का प्रश्न नंबर 38 व्यक्तित्व की विभिन्नता का मुख्य कारण है। व्यक्तित्व विभिन्नता का मुख्य कारण है। 2 वातावरण, वंशानुक्रम, आयु या सभी। तो प्रश्न नंबर 38 का यानी चौथा है बिल्कुल सही है। तीनों वातावरण भी होता है व्यक्तित्व की भिन्नता के लिए, यानी चौथा बिल्कुल सही है। सभी व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण है। तो वातावरण भी होता है, वंशानुक्रम भी होते हैं और आयु भी होता है। व्यक्ति के जीवन की जो व्यक्तित्व होता है तो इसके यही मुख्य कारण होते हैं, आयु, वंशानुक्रम और वातावरण। ये तो इसका यानी चौथा सही है बिल्कुल 38 का, यानी ये सभी। प्रश्न नंबर 39 वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। तो यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ ने दिया था, जेम्स ड्रेवर ने दिया था, ये बीएन झा ने दिया था, ये रास ने दिया था। तो प्रश्न नंबर 39 का बिल्कुल यानी तीसरा सही है। जो बीएन झा थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने यानी वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, इन्होंने यही यानी इन्होंने यही कथन दिया था। तो इसका यानी तीसरा बिल्कुल सही, प्रश्न नंबर 39 का तीसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 40 वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, व्यक्ति का निर्माण विकास से। तो प्रश्न नंबर 40 का बिल्कुल चौथा सही है, व्यक्ति के निर्माण से ही वातावरण यानी सही है, व्यक्ति का निर्माण यानी बिल्कुल राइट आंसर है। 40 का वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो व्यक्ति के निर्माण से है, तो बिल्कुल राइट आंसर है यानी 40 का। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रयास एवं ऋतु द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास एवं ऋतु द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पेबलान ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, कोहलर ने किया था या टोलमैन ने किया था? तो प्रश्न नंबर 41 का बिल्कुल दूसरा सही इसका है। थॉर्नडाइक जो थे ना, उन्होंने प्रयास एवं ऋतु को सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसको बिल्कुल प्रश्न नंबर 41 का यानी दूसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। थॉर्नडाइक ने आगे वाले प्रश्न में हमने बताया था थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। अब इसमें पूछा गया है कि इन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था तो यानी किस चीज़ पे इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया था यानी प्रयोग किया था। तो प्रश्न नंबर 42 थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया था। किस पे किया था? चूहे पर किया था, नंबर 2 चिंपांजी पे किया था, नंबर 3 बिल्ली पे किया था, नंबर 4 कुत्ते पर किया था। तो थॉर्नडाइक ने इन्होंने बिल्ली पे यानी प्रयोग किया था, बिल्कुल यानी तीसरा सही आंसर है, सही है तीसरा यानी आंसर। प्रश्न नंबर 42 का तीसरा यानी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हम प्रश्न नंबर 43 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 यानी पेबलान ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पेबलान ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो कब किया था? 1900 में किया था या 1901 में किया था या 1903 में किया था या 1904 ईस्वी में किया था? तो उन्होंने पेबलान ने जो संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो यानी 1904 में इन्होंने अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनको बिल्कुल ये राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43 का चौथा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 44 संरचना विकास की जो प्रक्रिया है तो यह कथन किसका है? संरचना विकास की प्रक्रिया है तो यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है या रास का है? तो प्रश्न नंबर 44 का यानी बिल्कुल यानी राइट आंसर है इसका दूसरा। वुडवर्थ जो हैं इन्होंने विकास की प्रक्रिया को बताया है इन्होंने, तो इसका यानी बिल्कुल इसका कथन सही है ये, यानी वुडवर्थ ने संरचना की विकास प्रक्रिया को बताया है। तो प्रश्न नंबर 44 का यानी दूसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 45 सीखने में परिवर्तन होता है तो किसमें होता है सीखने में परिवर्तन? व्यक्ति की प्रेरणा में, नंबर 2 मूल प्रवृत्तियों में, नंबर 3 व्यवहार में, नंबर 4 व्यक्तित्व में। तो जो सीखने में जो परिवर्तन होता है वो
यानी व्यवहार में होता है। किस में होता है दोस्तों? तो सीखने की जो टेक्निक में परिवर्तन जो होता है तो व्यवहार में होता है। बिल्कुल तीसरा सही है इसका, यानी प्रश्न नंबर 45 का यानी तीसरा सही है। व्यवहार में सीखने का जो परिवर्तन होता है तो व्यवहार के अंतर्गत सीखने का परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 46, सीखना एक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 46, सीखना एक प्रक्रिया है तो मानसिक या संवेगात्मक या भावात्मक या सामाजिक। तो सीखना एक प्रक्रिया है तो ये यानी जो मानसिक है वो एक सीखना प्रक्रिया है। तो प्रश्न नंबर 46 का यार पहला सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। जो हम सीखते हैं, जो दिमागे से सीखते हैं, दिमाग में फीड करते हैं और दिमागे से हम सारे योजनाएं बनाते हैं और दिमागी के अंतर्गत हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो सीखना एक प्रक्रिया है तो मानसिक प्रक्रिया है एक सीखना। तो प्रश्न नंबर 46 का यानी पहला से राइट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 47, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन से हैं? जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन कौन से होते हैं? स्वास्थ्य, लिंग भेद, आयु और ये सभी। तो प्रश्न नंबर 47 में बिल्कुल चौथा ये सही है, ये बिल्कुल चौथा ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। ये सभी यानी जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो जो स्वास्थ्य और लिंग भेद और आयु ये तीनों प्रभावित करते हैं। यही प्रभावित करने के शारीरिक कारक हैं। तो यानी प्रश्न नंबर 47 का ये चौथा बिल्कुल सही है राइट आंसर, यानी ये सभी। प्रश्न नंबर 48, दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है। दूध के दांत एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है। तो स्थायी दांत में 4 वर्ष, नंबर 2 6 वर्ष, नंबर 3 8 वर्ष, नंबर 4 10 वर्ष। तो स्थायी दांत आने की जो आयु होती है दांत गिरने के बाद में वो 6 वर्ष होती है। बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद में बच्चों के जो दांत होते हैं वो गिरने गिरते हैं। उसके बाद में वो और इस परमानेंट यानी स्थायी जो दांत आते हैं वो अधिक समय तक चलते हैं और वो जल्दी नहीं टूटते हैं। तो दूध दांत गिरने के एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है वो 6 वर्ष है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 48 का दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 49, संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है तो किसमें होती है? संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है तो शिशुआवस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है। तो इसका प्रश्न नंबर 49 का चौथा बिल्कुल सही है। तो संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक पाई जाती है वो किशोरावस्था में पाई जाती है। इसका 49 का बिल्कुल राइट आंसर है चौथा। प्रश्न नंबर 50, शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है तो क्या होती है? जन्म से 1 माह के बाद में और 2 माह के बाद में, 3 माह के बाद में। तो शिशु के सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से ही होती है। प्रश्न नंबर 50 का बिल्कुल पहला बिल्कुल सही है, जन्म से। 50 नंबर का जो यानी पहला सही आंसर है जन्म से, क्योंकि शिशु का जो सामाजिक जो व्यवहार पे जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है, शुरुआत होती है, वो जन्म से होती है। तो हमारा आज का वीडियो कैसा रहा है? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे यूपी टेट की आने वाली परीक्षा में सभी को सफलता मिले। और हमारी तो यही मनोकामना है कि आप सभी लोग एक अच्छे शिक्षक बने और देश का नाम रोशन करें।